डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर का रहने वाला हूँ। मैं इस समय कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और आपको अपने साथ घटी एक बेहद ही डरावनी घटना की जानकारी देना चाहूँगा। ये घटना पिछले साल घटी थी। अमूमन डायनों की कहानियों में बहुत बातें बताई जाती हैं, कुछ सच्ची, कुछ पूरी तरह से झूठी, और आप कभी समझ नहीं पाते डायने कितनी खतरनाक होती हैं। हर किसी का मानना है वो छोटी मोटी जादूगरनियां ही होती हैं जो जादू से लोगों को परेशान करती हैं। लेकिन मेरी इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे डायने कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। पिछले साल मैं कॉलेज में सेकंड ईयर पढ़ रहा था और मैं कॉलेज से घर से कॉलेज जाया करता, कम ही बाहर घूमा करता था। लेकिन घर पहुंचने के बाद मेरे दोस्त पहले से वहां पर मौजूद होते। वो मुझे खेलने के लिए बुलाया करते थे। हम अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते थे। उसके बाद हम एक साथ पूल खेलने के लिए भी जाया करते थे। हर तरह की गेम हम शाम के वक्त खेला करते थे और रात के वक्त घर आने में ज़रा भी डर नहीं लगता था। मेरी माँ कहा करती थी, रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज़ मिले उसे उठाना नहीं, पैर मत मारना। कई जादू टोना रास्तों पर कर देते हैं और हमें उससे दूर से निकल कर जाना चाहिए। त्योहारों के वक्त यहाँ चौराहे पर बहुत लोग मिठाई, जलते हुए दिए छोड़ जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे जादू टोना किया है। भले ही मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन कभी कभी यकीन ना करने से बहुत ज़्यादा भयानक हो सकता है। हमारे इस मोहल्ले में कई ऐसे घर थे जो नए बने हुए थे। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे जो घर बनाकर खाली छोड़ दिया करते और कुछ ही महीनों में वो घर बिक जाया करते थे। यहाँ कई नए लोग आते जा रहे थे, कुछ घर छोड़कर चले भी जाते। नए नए दोस्त भी बनते जा रहे थे और कुछ बहुत याद करते जब यहाँ घर छोड़कर जाते। बड़े शहरों में ऐसा ही होता है। समय के साथ आपको नई जगह ढूंढनी पड़ ही जाती है। क्या पता हमें कहाँ काम मिले। कभी कभी शहर के किसी कोने में काम मिलता है और वहां जाकर घर बसाना पड़ता है। कभी कभी हमें अपना घर छोड़ना भी पड़ जाता है और किसी दूसरे शहर में जाकर बसना पड़ जाता है। मैं हमेशा सोचा करता था कि जब मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए, घर के आसपास मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं घर छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता। मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अपना मोहल्ला बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे दोस्त बस यहीं पर बसे हुए हैं और मैं हमेशा चाहूँगा उनके करीब रहूं। जैसे मेरी ज़िंदगी बीत रही है हमेशा ऐसे ही बीतती रहे। मेरी आदतें मेरे दोस्तों से बहुत ज़्यादा मिलती हैं, खेलना कूदना, कहानियाँ पढ़ना। लेकिन मेरी एक आदत थी जो किसी से मिलती नहीं थी। मुझे CID देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। मुझे रहस्य सुलझाने बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं तो छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया करता और बड़ी बड़ी कहानियों की तरह सोचता इसके पीछे कोई कातिल भी हो सकता है। भले ही हमारी क्लास में किसी की पेंसिल चोरी हो जाए, मैं तब भी ये सोचा करता था इसके पीछे कोई कातिल हो सकता है। क्या पता इस पेंसिल से किसी का कत्ल करने वाला हो। मेरे दोस्त हंसा करते थे, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में भी रहस्य पसंद थे। इस बार खेलकर मैं रात के 8 बजे घर की तरफ आ रहा था। यहाँ त्योहारों का मौसम था और इन त्योहारों में जैसे कि मैंने आपको कहा चौराहों पर बहुत ज़्यादा जादू टोना किया होता है और इस बार भी मैं चौराहे पर जलते हुए कई दिए देख सकता था। एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा अलग थी। एक बड़ी सी चादर के ऊपर एक लाल रंग का नारियल रखा हुआ और उस लाल रंग के नारियल के ऊपर जैसे एक फूल
और वो फूल उससे 2 इंच की ऊंचाई पर जैसे हवा में लहरा रहा हो। वहां खड़ा होकर मैं देखने लगा था, ये कैसी चीज है? क्या ये कोई जादू है या आंखों का भ्रम है? वो जो फूल था ना, वो हवा में लहराता जा रहा था। और उसके बाद जैसा कि माँ ने कहा था, ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मैंने हाथ नहीं लगाया, मैं सीधा घर आ गया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद तक वैसे ही चादर के ऊपर वो रखा हुआ लाल रंग का नारियल जैसे रंगा गया हो, वो दिखता रहा था। उसके बाद हमारे मोहल्ले में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी। हर कोई बीमार रहने लगा था। हर किसी के शरीर पर काले रंग के धब्बे पड़ने शुरू हो गए थे। मेरे छोटे भाई के शरीर पर भी काले रंग के धब्बे आ गए थे। उसके बाद हम डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने कई दवाइयाँ दी थी, उसका इलाज नहीं हो पाता था। 15 दिनों तक शरीर पर काले रंग के धब्बे रहते। उसके बाद 16वें दिन अपने आप गायब हो जाते। जो विज्ञान से जुड़े हुए डॉक्टर थे वो इन बातों पर यकीन नहीं किया करते थे और उनका मानना था ये कोई नई तरह की बीमारी हो सकती है। उन्होंने ब्लड सैंपल लिए थे, लेकिन कभी भी उन ब्लड सैंपल में ये पता नहीं लगाया जा सका किस तरह की बीमारी हमारे यहाँ पर फैली हुई है। और मैं तो CID देखने वाला, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा रहस्य था जो सिर्फ हमारे मोहल्ले तक ही सीमित था। हमारे मोहल्ले में ही ये बीमारी फैली हुई है, कहीं और नहीं। यहाँ पर कई ऐसे वैज्ञानिक भी आए थे जो पानी पर शोध कर रहे थे कि इस पानी में कोई गड़बड़ तो नहीं, किसी तरह का बैक्टीरिया या वायरस पानी में फैला हुआ तो नहीं। पानी की जांच की गई, कुछ नहीं मिला था। उसके बाद सबका मानना था हो सकता है यहाँ कई पेड़ पौधे लगे हुए हैं और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हमारे शरीर को एलर्जी होती है। इसी कारण इस मोहल्ले में इस तरह से काले रंग के धब्बे शरीर पर पड़ते जा रहे हैं। एक दिन मेरा दोस्त, जिसके शरीर पर भी वैसे ही काले धब्बे थे, हम कॉलेज के कैंपस में बैठे बातें कर रहे थे और मैं उससे वैसे ही पूछने लगा, तेरे शरीर पर काले धब्बे कैसे आए? मेरे शरीर पर तो यार आए नहीं। तेरे शरीर पर आए, कुछ और लोगों के शरीर पर आए, आखिर ये कहाँ से आ रहे हैं? मेरे भाई के शरीर पर भी आए थे। क्या कुछ खाते हो जिससे ये हो जाता है? उसने कहा, नहीं यार, मुझे भी समझ में नहीं आया। ये काले धब्बे आए थे और 16वें दिन गायब हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने टैटू किया हो। शरीर पर वो धब्बे धीरे धीरे बदलते रहते थे। वो 15-16 दिन बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर सा रहा था, उठा नहीं जा रहा था। 16वें दिन पूरी तरह से ठीक, जैसे कोई बीमारी सर से उतर गई हो और शरीर में कोई कमज़ोरी तक न छोड़ी हो। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत कम बीमारियां हैं जो इस तरह का बर्ताव करती हैं। तब मैंने उससे पूछा, कुछ सोच रहा है या नहीं, कहाँ से शुरू हो सकती है? उसने कहा, यार मुझे बस इतना याद है कि जब ये सुबह के वक्त शरीर पर धब्बे आए थे ना, उससे 1 दिन पहले मैंने क्या किया था। तुझे याद है यार, हम क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। मैंने कहा, हाँ यार, झाड़ियों में वो बॉल गिरी थी और मैं झाड़ियों में बॉल लेने के लिए गया था। मैंने कहा, हाँ तो झाड़ियों में कोई कीड़ा होगा जो काट गया होगा। उसने कहा, यार काटा तो किसी ने नहीं था, लेकिन तेरी बात सही लगती है, वहाँ झाड़ियों में कोई कीड़ा होता होगा जो काट जाता होगा, उसके बाद शरीर पर ये धब्बे आने लगते हैं। मैंने उससे पूछा, चल ठीक है, उसके बाद तूने क्या किया था? तू तो जल्दी चला गया था ना, हम तो 8:30 तक खेलते रहे थे, तू तो 8 बजे चला गया था ना अंधेरे में। उसने कहा, हाँ यार मैं 8 बजे चला गया था। फिर उसके बाद तुझे पता है बॉल तो मेरी थी, मैं बॉल ले गया था। तुम लोग वो पुरानी बॉल से खेलने लगे थे। मैं वो बॉल को हाथ में जैसे घुमाता घुमाता बार बार बॉलिंग की एक्शन लेता हुआ वहाँ गली से गुजर रहा था। हमारे मोहल्ले की वो चौड़ी वाली गली, वही जिसके नीचे वो जादू टोना किया होता है ना। मैं उससे काफ़ी दूरी से निकला था। वहाँ पर अचानक मेरा पैर फंसा। पता नहीं कैसे, ऐसा लगा जैसे किसी ने पैर फंसा दिया हो। मुझे लगा कि मेरी चप्पल फंस गई होगी। मैं गिर गया, बिल्कुल नीचे गिर गया था। और जहाँ पर मैं गिरा था ना, ज़मीन पर कुछ जैसे सिंदूर सा पड़ा हुआ, मिट्टी पड़ी हुई रंग बिरंगी, उस पर मेरा हाथ लग गया था। मैंने अच्छे से झाड़ा था। उसके बाद मैं सीधा आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। मैंने देखा वो जो सिंदूर था ना, वो काले रंग का था, जैसे किसी ने क्रॉस बनाया हो, जैसे कांटा बनाया हो। उसके बाद मैं घर चला गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। मैं सो गया था, खाना नहीं खाया था उस रात मैंने। सुबह ये निशान और सुबह बहुत ज़्यादा कमज़ोरी। मैं भी सोच रहा था ये कहाँ से हुआ है। अब मेरे दोस्त ने ये सब बताया था और मुझे पता लग गया था उस दिन क्या क्या हुआ था। और मेरा CID वाला दिमाग, मैं जानना चाहता था ये सब आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा। उसके बाद मैंने सोचा एक बार अपने भाई से भी पूछ ही लेता हूँ
दोनों में समानता किस चीज़ की है? उसके बाद मैं भाई से पूछने लगा और मेरा भाई बार बार कहता जा रहा था, कुछ नहीं, वो अपने दोस्त के घर पर था। मैंने उसको कहा, सच बता, तू घबरा क्यों रहा है? कहाँ था उस दिन? उसने कहा, मैं दोस्त के घर था। उसके बाद उसकी आंखों में मैंने पहचान लिया था आखिर हुआ क्या है। वो अपने दोस्त के घर पर नहीं था, कहीं और था। कहाँ था ये मैं पूछ रहा और वो जवाब नहीं दे रहा, हकलाता हुआ बोल रहा था। जब मेरा भाई झूठ बोलता है वो हकलाता है और मुझे सवाल का जवाब चाहिए था। मैं सख्ती दिखाने लगा, वो बता नहीं रहा था। मेरे अंदर वो सीआईडी जाग रही थी, उन सवालों का जवाब तो चाहिए ही था। इसी के साथ मेरा भाई झूठ क्या बोल रहा है मुझे वो भी जानना था। तब मैंने अपने भाई को चैलेंज किया था, सब पता लगाऊंगा, और उसका चेहरा उतर गया। वो जानता था मैं सब कुछ पता लगा ही लेता हूँ। अगले दिन मैंने यही काम किया। कॉलेज से मैं जल्दी से निकल आया था। उसके बाद उसके जितने दोस्त एक एक करके मैं उनसे पूछ रहा। वो शर्माते हुए बता रहे और मैं उनसे पूछ रहा था, शर्मा क्यों रहे हो? बार बार बातों को छिपा क्यों रहे हो? अब उनकी ऐसी कई बातें मुझे पता थी जो उनके घर वालों को मैं बताता ना वो बुरी तरह से फंसते। इसीलिए बस एक छोटी सी धमकी दी थी, सब कुछ उगल दिया उन्होंने। मेरे भाई की एक नई गर्लफ्रेंड बनी थी, वो उससे मिलने के लिए गया था, वो फिल्म देखने के लिए गया था, तो इसलिए मुझसे छिपा रहा है ताकि मुझे कुछ पता ना चल जाए। अब मेरा भाई गर्लफ्रेंड भी बना सकता है, मुझे तो कभी उम्मीद तक नहीं थी। मुझे पता है मेरा भाई बंदर जैसा दिखता है, गर्लफ्रेंड बना सकता है तो उसे कोई बंदरिया ही मिली होगी। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी की निजी ज़िंदगी में झांकना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बस काम था कि उसे वो बीमारी कैसे लगी वो जानना था। सीधा शाम के वक्त घर पर बैठा मैं उसके कमरे में उसके सामान को अपने ऊपर उड़ेले हुए बार बार वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा। जैसे ही वो आया गुस्से से आग बबूला कि मैं उसके सामान को हाथ कैसे लगा रहा हूँ। हम में बहुत झगड़ा होता है कि एक दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाना है, लेकिन वो गुस्से में मुझको कह रहा, आपने हाथ कैसे लगाया भैया? अब पिताजी को बताऊंगा, बहुत पिटाई होगी। और मैंने उसको कहा, हाँ बता पिता को, पूरी बात बता ना। फिल्म देखने गया था गर्लफ्रेंड के साथ, अब बातें खुलेंगी तो ये बात भी पिता को बताई जाएगी। बताना चाहता है, चल चल। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया, चल पिता को बताते हैं, मैंने सारा सामान बिखेरा है, तेरी कई चीज़ें तोड़ी भी हैं, चल चल पिता को बताते हैं। उसका चेहरा उतरा हुआ और एकदम से मेरे पाँव पकड़ कर कहने लगा, भैया मत बताना, भैया पिता को मत बताना। इसके बाद मैं उसको संभालने लगा, बताने नहीं वाला, कोई बात नहीं, तुझे कोई बंदरिया मिली है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। अब तेरे बारे में जान गया हूँ उस दिन तूने क्या क्या किया, मुझे बस ये जानना है उसके बाद तू कहाँ गया, तुझे वो बीमारी कैसे लगी, मुझे उस बीमारी से मतलब है। अब मेरा भाई शर्मिंदा था और एक एक करके सब कुछ बताने लगा। सबसे पहले वो फिल्म देखने के लिए गया था, उसके बाद एक दोस्त की उधार बाइक भी ली थी जिसके साथ वो उस लड़की के साथ पूरे शहर में घूमता रहा था। उसके बाद वो बाइक उसने अपने दोस्त को दी, अपनी गर्लफ्रेंड को उसके घर के करीब छोड़कर आया और चलकर अंधेरे में घर की तरफ आ रहा था। तब वो बताने लगा चौराहे के करीब से गुजरा था। उसके बाद जैसे ही घर की तरफ आने लगा था, ऐसा लगा जिसे किसी ने पैर फंसाया हो। उसका पैर फंसा था, अचानक ही वो एक अजीब से लाल रंग के क्रॉस पर गिरा था। वो सिंदूर था जैसे लाल रंग का जो उसके लगा। उसने झाड़ा, उसके बाद देखा किसने टांग फंसाई, वहाँ पर तो कोई मौजूद नहीं था। फिर वो सीधा घर आ गया। उसे थोड़ी कमज़ोरी हुई थी, मुझे भी याद था उस रात उसने खाना नहीं खाया था और अगले दिन ऐसी बीमारी लग गई उसे। अब एक बात दोनों बातों में कॉमन थी, वो ये कि लाल रंग का क्रॉस किसी ने एक जगह पर बनाया होता है और ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि मेरा भाई और मेरा दोस्त दोनों क्रॉस पर ही गिरे थे। इसके बाद मैं ढूंढने लगा कोई ऐसा जिसके साथ ये सब हुआ हो। हमारे इस मोहल्ले के बिल्कुल पीछे बुजुर्ग आदमी रहते हैं, जहाँ एक अंकल हैं जो सुबह सुबह सैर के लिए जाते हैं। बहुत मज़ा किया, वो तो इतने खुशदिल हैं कि कभी कभी हम उनकी बेइज्जती करते हैं और वो खिलखिला कर हंसते हैं, गुस्सा ही नहीं करते किसी बात का। उनसे मैंने बात की और उनकी कहानी में भी एक बात समान थी। पाँव फंसता है, जैसे कोई पाँव में पाँव फंसा देता है वहाँ से निकलते वक्त, और वो भी क्रॉस में गिरे थे।
अब एक कॉमन बात का पता चल गया, ये कोई जादू टोना ही है। क्रॉस पर गिरने के बाद बीमारी लग जाती है। शायद उस सिंदूर में कोई बीमारी होती होगी या कुछ ऐसा जिससे रिएक्शन हो जाता होगा। अब मुझे पता करना है वो क्रॉस वहाँ कौन डाल कर जाता है। आखिर ये जादू करता कौन है, मुझे पता तो करना ही होगा। अब मैं दोस्तों के साथ खेलने के लिए नहीं जाने वाला था। वो क्रॉस उस चौराहे के करीब ही होता है। मैं देखने वाला था कौन डाल कर जाता है। अंधेरे में डाल कर जाता होगा। उसके बाद मैं एक मोड़ पर जैसे आंख बाहर की तरफ निकाल कर वहाँ देखे जा रहा था। कई दोस्त मेरे करीब से गुजरे थे। वो देखना चाहते थे मैं कर क्या रहा हूँ। मैं जानबूझकर दीवार पर मूतने का बहाना लगाने लगता और वो छी छी कहकर भाग जाते। कई ऐसी लड़कियां जो मोहल्ले में रहती थी मुझे ऐसी हालत में देखा था। जानबूझकर, अब कुछ तो कहना था ना, मैं जानबूझकर दीवार से सट जाता। ऐसा लगता मैं मूत रहा हूँ और सब छी छी कहकर भाग जाती। एक ऐसी लड़की जो मुझे पसंद भी थी। उस दिन CID बनने के चक्कर में उसकी नज़रों में भी गिर गया था मैं जब कोने पर खड़ा था तब एक लड़का भी वहाँ से गुजर रहा था। ये वो लड़का था जिन्होंने पीछे वाला नया घर खरीदा है। मुझे घूरता हुआ देख कर गया था, जैसे यहाँ पर मैं कोई चोरी कर रहा हूँ। वो तो वहाँ से चला गया। अब मैं इंतज़ार करता रहा। अभी तक वहाँ पर किसी ने सिंदूर से वो क्रॉस नहीं बनाया था। अब रात के वक्त कोई ना कोई बनाने के लिए तो आता होगा ना। 8 बजे तक तो ऐसा साइन बन जाता है। अभी तक कोई आया क्यों नहीं। अचानक तभी मुझे गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो नीचे एक कुत्ता था जो मेरी तरफ देख गुर्राए जा रहा। अब इतना गुस्से में कुत्ते को देखकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं और मैं भी घबरा गया। जैसे ही वो कुत्ता करीब आया वो वाली दीवार पर मैं चढ़ गया था। वैसे इतनी ऊंची दीवार पर आसानी से चढ़ा नहीं जाता, लेकिन कुत्ता जब इतने करीब हो ना, आप में शक्ति आ जाती है। या तो आप भागते हैं या ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं, और मैंने ऊंची जगह पर चढ़ना सही समझा। नीचे से वो कुत्ता भौंके जा रहा और मुझे तो अपनी जान बचानी थी। वहाँ उस दीवार से सटकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। मुझे डर ये था दीवार से पैर फिसल ना जाए, मैं नीचे ना गिर जाऊं। वो कुत्ता वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर कई छोटे छोटे पत्थर थे, घुमा घुमा कर दिए मैंने उसके। हर बार पत्थर से वो बच जाता। जब मैं पत्थर उठाता वो भागकर एक पीछे वाले खंबे से जैसे छिपने की कोशिश करता। जैसे ही मैं पत्थर उसके मारता वो पीछे छिपता, फिर बाहर आ जाता, भौंकने लगता। वो मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये अजीब सा कुत्ता था। पहले इस मोहल्ले में मैंने ऐसा कुत्ता नहीं देखा। हम अपने मोहल्ले के लगभग सभी कुत्तों को खाना खिलाते हैं। कई कुत्ते ऐसे हैं जो जब छोटे थे तब मैं उनके साथ खेला करता था। हमारे मोहल्ले का कोई भी कुत्ता ऐसा नहीं है जो इस तरह से काटता हो। ये तो कोई पागल कुत्ता लगता है जो बाहर से आ गया है। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। अचानक जैसे फरिश्ता बनकर आए थे हमारे मोहल्ले के वो कुत्ते। उनकी संख्या 5-6 थी, और जैसे ही वो दूर से अपने इलाके पर आए, नए कुत्ते को भगाने के लिए आए ना, इस कुत्ते ने दुम दबाकर भागना शुरू कर दिया। इतनी तेज़ रफ्तार थी इसकी। इसके बाद वो पीछे वाले घरों से खिसक गया और सभी कुत्ते नीचे पूंछ हिला रहे मुझे देखकर। सांस में सांस आई थी। मैं नीचे उतरा और वो सभी कुत्ते जैसे पूंछ हिलाते इर्द गिर्द घूम रहे। मेरी सुरक्षा की थी उन्होंने। उसके बाद मैं दीवार के पास चला गया। अब किसी कुत्ते की हिम्मत नहीं मेरे करीब आने की। मोहल्ले के कुत्ते अब आ चुके हैं अपने इलाके पर। लेकिन जब मैं उस सड़क की तरफ देखने लगा, सिंदूर वहाँ पर रखा जा चुका था। चादर आगे पहले मौजूद नहीं थी, वो नारियल वाली। अब वहाँ चादर और नारियल भी पहुँच चुके थे। कोई ये काम करके चला गया और मैं उसे देख तक नहीं पाया, क्योंकि वो कुत्ते ने मेरा ध्यान भटका दिया था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब पहुंचा, सिंदूर को देखा और उसके पीछे मैं देखने लगा कोई ईंट पड़ी हो, कोई चीज़ पड़ी हो, ऐसा कुछ जो आपके पैर में फंसता है और आप इस सिंदूर पर गिर जाते हैं। हर किसी की कहानी में एक समानता थी। पाँव से जैसे वो किसी चीज़ से फंसे, उसके बाद उनका बैलेंस बिगड़ा, फिर वो नीचे गिरे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे लगा आज का काम हो गया, मुझे घर जाना चाहिए। कल देखूंगा कौन है जो यहाँ सिंदूर इस तरह से रख कर चला जाता है। अब मैं सीधा घर पहुँच गया और मेरा भाई मुझसे पूछे जा रहा था कि आपने कुछ पता किया।
मैंने कहा कुछ पता नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा चिपकू है, मुझसे जब कोई काम निकलवाना हो बहुत ज़्यादा चिपकता है। लेकिन मुझे खुद पर गुस्सा था, उस कुत्ते पर गुस्सा था, और उस कुत्ते का गुस्सा मैंने अपने भाई पर निकाला। पकड़ लिया मैंने उसे, कंबल के नीचे दबोच दिया, और उसके बाद मुक्के उसके कहाँ कहाँ पड़े मुझे नहीं पता। रोता रोता अपने कमरे में गया था, कर कुछ नहीं सकता था, उसका बड़ा राज मेरे पास था। अब उस रात सोचते सोचते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह चला गया था मैं कॉलेज। जब शाम को आया 7 बजे मैं तैयार था, उसी दीवार के पीछे से झांकता हुआ, कौन वहाँ पर वो क्रॉस बनाकर जाएगा। मैं इंतज़ार करता रहा। 7:30 बजे सामने वाली दीवार, उस घर की उस ऊंची दीवार पर चढ़ा हुआ वो कुत्ता गुर्रा रहा और मुझे घबराहट होने लगी। वो भौंक रहा था, बार बार छलांग लगाने की कोशिश करता और मैं इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता, लेकिन वो आ नहीं रहा था। और यहाँ मोहल्ले के कुत्ते भी मौजूद नहीं थे, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, जब काम होता है या मौजूद ही नहीं होते। अब वो कुत्ता कहाँ से आता है, कौन से मोहल्ले से, मैं ये भी जानना चाहता था। उसके बाद वो कुत्ता वहीं पर रहा और मेरा ध्यान अब सड़क पर था। वो जो लिख कर जाने वाला है ना, उसके बारे में पता करना है। लेकिन वो कुत्ते ने छलांग लगाई ऊपर से, जैसे ही मेरी तरफ बढ़ने लगा। कमाल हो गया, मेरे मोहल्ले के कुत्ते इस तरह से सीआईडी बनने की कोशिश कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। जिस तरह से मैं छुप कर देख रहा कौन क्रॉस बनाता है, वो कुत्ते भी जैसे कोने में छिपे हुए। जैसे ही वो कुत्ता इस जगह पर आया, टूट पड़े वो तो चारों तरफ से घेर चुके थे, और वो कुत्ता चूं चूं करता हुआ उनसे बचने की कोशिश कर रहा। कभी वो एक तरफ से दांत मारते, कभी एक तरफ से। वो कुत्ता बस बचने के लिए इधर उधर भागता जा रहा। और जब कुत्तों की लड़ाई होती है ना, यकीन कीजिए देखने का मन करता है। मैं देखे जा रहा था, अच्छा मज़ा चखाया उस कुत्ते को, अब यहाँ पर कभी नहीं आएगा। ये सोचकर मैं बस उनकी लड़ाई देखता रहा और दूसरी तरफ कोई क्रॉस बनाकर चला गया। मुझे खुद पर गुस्सा था, उस कुत्ते पर गुस्सा था, लेकिन मोहल्ले के कुत्ते अपना गुस्सा निकाल रहे। लेकिन वो कुत्ता काफ़ी अजीब सा, चालाक सा, जैसे 2-3 बार उसे काटा गया हो। 5 कुत्तों को बेवकूफ़ बनाया उसने। इतनी ऊंची छलांग लगाकर ऊपर वाली दीवार पर चढ़ गया, उसके बाद दूसरी तरफ, और वो कुत्ते भी दीवार पर छलांग लगाकर दूसरी तरफ गए थे। फिर वो चाऊं चाऊं करते हुए भागे उस दीवार से इस तरफ, जैसे पीछे से किसी ने हमला कर दिया हो। इतनी तेज़ भागे थे ना वो कुत्ते, मैं देख रहा था कैसे 5 कुत्ते बिखर गए, चारों तरफ इधर उधर भागते फिरे जैसे खुद की जान बचा रहे हों। फिर मैं एक दीवार के पीछे छिपा हुआ ये जानना चाहता था वो कुत्ता कहाँ से आता है। कुछ ना कुछ रिश्ता तो है, हो सकता है कोई ऐसा है जो क्रॉस बनाकर जाता है, ये उसका कुत्ता है। वो पहले कुत्ता छोड़ता है, उसके बाद क्रॉस बनाता है ताकि आसपास कोई आ ना सके। उस दीवार के पीछे से कोई कुत्ता नहीं निकला था, एक लड़का निकला था। वही लड़का जो यहाँ मोहल्ले में नया आया है। सबसे अजीब बात, वो अपनी वो शर्ट पहन रहा, बटन लगा रहा और छिपते छिपते इधर उधर देख रहा। उसके एक हाथ से खून निकल रहा था। मैं हैरान और परेशान था, इसे किसने काटा होगा? क्या उस कुत्ते ने? क्या इसने उस कुत्ते को मार दिया होगा? यहाँ छिपकर क्या कर रहा था ये? कहीं यही क्रॉस तो नहीं बनाता? उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ छिपा हुआ हूँ। वो इधर उधर झांकने लगा और ख़ास तौर पर उसका ध्यान उस दीवार की तरफ था जहाँ पहले मैं छिपा हुआ था। यानी उसे पता है कि मैं यहाँ छिपकर वो देख रहा था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने ये नहीं देखा कि वही वहाँ पर गया हो। लेकिन जब वो वहाँ से चला गया, मैं उस दीवार के पीछे गया यह देखने के लिए क्या उसने कुत्ते को मार दिया या कुत्ता अभी वहीं पर है। कोई कुत्ता वहाँ पर नहीं था, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। छोटी सी जगह थी और दीवार को फांद कर दूसरी तरफ कहीं जाया नहीं जा सकता। तो वो कुत्ता कहाँ गया और ये वहाँ क्यों छिपा हुआ था? अगर ये वो क्रॉस बनाने के लिए निकलता तो कोई और रास्ता भी नहीं था। मैं बस सोचता रह गया था और कुछ भी समझ में आया ही नहीं। लेकिन अब एक चीज़ जानता था, उस लड़के का रिश्ता इस क्रॉस से कुछ ना कुछ तो है। अब मुझे उस लड़के का पीछा भी करना चाहिए, पता ये भी करना चाहिए वो क्या करता है, कहाँ जाता है,
कहाँ से आता है, घर में कौन कौन है। अगले दिन मैंने यही काम किया। पड़ोसियों से पूछा, आगे मोहल्ले में घूमने के लिए गया। बार बार मैं इधर उधर घूमता गया और मुझे पता चला वो 2 भाई हैं, जुड़वा भाई, जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। और उनकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आस पड़ोस के काम भी करती है। वो कई के घर में सफाई का काम भी करती है और बहुत ज़्यादा कम पैसे में। लेकिन उन दोनों लड़कों के जो कपड़े थे वो महंगे लगते थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये इतने अमीर हैं कि इन्हें काम करने की ज़रूरत कैसे पड़ रही है। मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। तब मैं उस एक लड़के का पीछा करने लगा। आखिर वो कहाँ पर जाता है? ना तो वो खेलने के लिए ग्राउंड जाया करता था, ना वो किसी कॉलेज में पढ़ता था। आखिर उनकी जानकारी किसी के पास थी ही नहीं। वो औरत किसी को बताया ही नहीं करती थी। अब उसके बाद मैं उसका पीछा करता गया। वो ग्राउंड की तरफ गया। उसके बाद पीछे जो झाड़ियाँ थी, कई पेड़ थे, वो अंदर घुस गया। मैं पीछे जाता ही गया और दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। वहाँ एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा और उसके बाद उसने कुल 10 पत्ते वहाँ से तोड़े और अलग अलग टहनी से एक एक पीपल का पत्ता तोड़ता, उसे एक लिफाफे में डालता और इधर उधर देखता ताकि उसे कोई देख तो नहीं रहा। छिपकर ये पीपल के पत्ते तोड़कर वो सीधा अपने घर की तरफ गया था। और जैसे ही वो घर में गया, अब मुझे लगने लगा था ये परिवार कुछ गड़बड़ ज़रूर है। कुछ न कुछ राज है इनके घर में जो कोई समझ नहीं पा रहा। मैं तो समझ कर रहूँगा, ये जादू टोना यही करते होंगे, यकीनन यही करते होंगे, और कोई कैसे कर सकता है। अब मैं शाम के वक्त वहाँ दीवार के पीछे छिपकर ये पता नहीं करना चाहता था कि क्रॉस कौन बनाता है, क्योंकि शायद उसका जवाब मुझे मिल गया था। लेकिन तभी मैंने एक चीज़ का ध्यान दिया। शाम के वक्त घर के पास से मैं गुजर रहा था तो वही कुत्ता वो उस घर के अंदर था। यानी उनका ये पालतू कुत्ता है, लेकिन इतना ज़्यादा समझदार। आखिर वहाँ से वो गायब कैसे हो गया? ज़रूर उसने दीवार घुमाकर उसे मारा होगा, वो पीछे की तरफ झाड़ियों में गिरा होगा, वहाँ से निकलकर घर आ गया होगा। अब समझ में तो कुछ कुछ आने लगा था। और वो कुत्ते ने भी घर के अंदर से जैसे मुझे पहचान लिया हो। कमाल की बात, किसी कुत्ते को आपने छिपते हुए देखा है? मैंने उस कुत्ते को छिपते हुए देखा था। वो जल्दी से गया पीछे, गमले के पीछे छिप गया और मैं गेट के इधर उधर देखता रहा। उसके बाद मुझे लगा किसी को शक ना हो तो मैं आगे की तरफ बढ़ गया। अब कई ऐसी चीज़ें कुछ दिनों से हो रही थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं किसी को बताता भी तो कोई मेरा यकीन नहीं करता। अब जो उसका जुड़वा भाई था, एक दिन मैंने उसका पीछा किया। वो सब्जी मंडी में गया था और वहाँ से कई सब्जियाँ वो खरीदता। लेकिन जब मैंने देखा घर आते वक्त कई सब्जियाँ तो वो पीछे गंदगी के ढेर में फेंक आया करता था। जैसे 1 किलो गोभी ली तो उस गोभी का एक छोटा सा टुकड़ा ही घर लेकर आता। उसके बाद ऐसे उसने एक नारियल लिया होता, किसी और जगह से वो सिंदूर खरीदता ताकि किसी को शक ना हो। वो पूरे लिफाफे में ऐसा सामान था जैसा जादू टोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं और भी ज़्यादा जानकारी पाऊंगा, उसके लिए मुझे और बड़ी तरकीब लगानी होगी। CID वाले क्या क्या करते हैं? बड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मुझे CID वाला बनना है, मुझे भी बड़ा दिमाग लगाना होगा। एक बार उनके घर के अंदर घुसना होगा, फिर देखते हैं क्या पता लगता है। मेरे पास एक डिजिटल कैमरा था, मेरे पिता का कैमरा। मैं चुपके से वो कई बार कैमरा इस्तेमाल किया करता था, दोस्तों के साथ फ़ोटो खींचा करता था। और हमारे पास एक बड़ा कंप्यूटर था और कंप्यूटर में हम वो सब डाल लिया करते। इस बार भी मैं वैसा करने वाला था। कब से पिता नया कंप्यूटर लेकर देने की बात तो किया करते थे, घर में वो पुराना कंप्यूटर ही था, उसी का इस्तेमाल करना पड़ता था। ना हमें कोई फ़ोन लेकर दिया गया था। वो कैमरा मेरे लिए सबसे अच्छा था। इस समय उसी के इस्तेमाल से मैं सबूत इकट्ठा करूँगा। अब मैं बस उनके घर के सामने वाले वो खाली पड़े प्लॉट के पीछे दीवार से एक ईंट निकालकर बाहर आसानी से झांक सकता था। लगभग 7 बजे पहले एक लड़का निकला, उसके बाद उसका भाई बाहर की तरफ गया, उसके बाद उनकी माँ, वो बड़ी बेचारी सी बनकर हाथ में डंडा पकड़कर जा रही। जो हाथ में लिफाफा था वो लिफाफा वही था जिसमें नारियल सुबह वो लड़का लेकर आया था। तीनों घर से बाहर थे। मैं जानता था वो कहाँ जा रहे हैं। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा।
काफ़ी दूरी पर था मैं। उसके बाद जैसे ही मैंने देखा वो वहाँ जा रहे हैं चौराहे की तरफ, एक लड़का वहीं पीछे झाड़ियों में घुस गया। उसके कपड़े फंस रहे थे, लेकिन पागल झाड़ियों में क्यों जा रहा था? छिपने की और भी कई जगह हैं। मैंने देखा दूसरा भाई काफ़ी आगे निकल गया चेक करने के लिए, कोई आ तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा। वो औरत उस जगह खड़ी हो गई। वहाँ कई लोग थे जो जादू टोना किया करते थे, कुछ ऐसे थे जो दिया लाकर वहाँ रखा करते, लेकिन इनका जादू टोना कुछ अलग ही था। वो औरत वहाँ से दूर से जल्दी से क्रॉस बनाने लगी और मैंने तेज़ी से फ़ोटो खींचने की कोशिश की। कैमरा निकाला, पीछे से गर्र गर्र की आवाज़ें। ये वो कुत्ता था, वही कुत्ता यहाँ आ गया और उसने मुझे देख लिया। यानी कि अब मेरा बचना मुश्किल था। वो मेरी तरफ भागने लगा और मैं गलियों से निकलता हुआ घर की तरफ, और फरिश्ते आ गए वहाँ पर, वही मोहल्ले के कुत्ते। जैसे ही उसने उन मोहल्ले के कुत्तों को देखा वो पीछे की तरफ भागना शुरू। और जब आपका साथ कोई दे रहा हो, हिम्मत बढ़ जाती है। उन कुत्तों के झुंड में मैं भी उस कुत्ते के पीछे दूर से कभी पत्थर मारता, कभी कुछ मारता। तब धीरे धीरे वो भागता हुआ लड़का उस झाड़ियों में घुस गया। वो औरत वहाँ पर मौजूद नहीं थी, वो उसका भाई वहाँ पर मौजूद नहीं था। झाड़ियों में वो कुत्ता, और मैंने भी जल्दी से आगे वाला गेट खोल दिया ताकि कुत्ते पीछे नहीं जा सकते तो दूसरी तरफ से चले जाएं। जैसे ही कुत्ते अंदर गए, मैं भी पीछे से गया और मैंने देखा वो लड़का बिना कपड़ों के, शरीर पर उसके बाल थे जो एक सेकंड में जैसे उसके शरीर में घुस गए। ऐसा लग रहा था वो कुत्ता ये लड़का ही था, बिना कपड़ों के वहाँ अपने कपड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा और हाथ में डंडा लेकर उसने बाकी कुत्तों को भगा दिया। मैं उसके सामने खड़ा था, वो मेरे सामने अपने कपड़ों को पहन रहा, घूर रहा, ऐसे घूर रहा जैसे मुझे छोड़ने वाला नहीं, और मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या कोई इंसान कुत्ता बन सकता है? कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ वो कुत्ता नहीं था, ये था। और आंखों ने देखा बाल अंदर जाते हुए, शरीर अकड़कर सीधा होता हुआ भी देखा था। ये कुत्ता बनता है, ये बड़े जादूगर लगते हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े जादूगर लगते हैं। इससे पहले कि मैं वहाँ से भागकर किसी को बता पाता, मैं पीछे मुड़ा और पीछे वो बुढ़िया थी। उसकी माँ हाथ में एक छड़ और एक हाथ में कोई मसाला मेरे मुंह पर मारा। चीख तक ना पाया मैं, ना तो मैं बेहोश हुआ था, ना ही हिल पा रहा था। जैसे अधमरा सा कर दिया उसने। वहाँ मैं गिर गया था और दोनों भाइयों ने मुझे उठाया और जैसे खींचकर एक बड़ी सी बोरी में डाल दिया। उसके बाद हिलने का एहसास हो रहा जैसे मुझे कहीं पर ले जा रहे हों। आधे घंटे बाद मैं उनके घर में था, ज़मीन पर लेटा हुआ। आंखें मेरी चल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरा मुंह हिल पा रहा था। मैंने तब उन्हें कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, देखो मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं देखा। तब वो बूढ़ी औरत, देखा नहीं तुमने कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन घर में आ गए हो। अब मैं जानती हूँ तुम्हें पता सब कुछ है, और मैं कोई बुरी डायन नहीं हूँ। मैं किसी को मारती नहीं, तो डरो मत, मारूंगी नहीं तुम्हें। मैं रोता गया था, गिड़गिड़ाता गया, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी। उसके बाद उसने एक बड़े मर्तबान को उठाया। उस मर्तबान के अंदर एक जैसे कुत्ते की गुड़िया थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई टेडी बेयर हो, कुत्ते जैसा दिखने वाला। उसने वो निकाला, जैसे ही मेरे माथे पर लगाया मेरा शरीर हिलने लगा। ऐसा लगने लगा हर चीज़ जैसे बड़ी हो गई हो। उसके बाद वही कुत्ता उसने दोबारा उस मर्तबान में रख दिया और वो उसने ऊपर टिका दिया। अब मैं हिल पा रहा था। जल्दी से मैं उठा, मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो। मैं बोल नहीं पा रहा था। कुत्ते के भौंकने की आवाज़, मेरी आवाज़ कुत्ते जैसी हो गई थी। मैं भौंकता जा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर बदल गया हो। उन्होंने भी दरवाज़ा खोल दिया कि तुम जा सकते हो, और मुझे लगा उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं भागा बाहर की तरफ। जैसे ही मैं गली में पहुंचा, मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास तो हो रहा था। ऐसा लगा जैसे मैं अजीब तरीके से भागा।
मैं ज़मीन पर घिसट घिसट कर क्यों भागा था? खड़ा क्यों नहीं हो रहा मैंने खड़ा होने की कोशिश की तो मैं पीछे की तरफ गिर गया। मेरे पंजे, मेरे पैर नहीं पंजे थे अब, कुत्ते जैसे पंजे। मैं इधर उधर देखने लगा अपने शरीर को। मैं अपनी गर्दन काफी पीछे की तरफ मोड़ पा रहा था। कुत्ते जैसी पूंछ, आगे खड़े पानी में खुद का चेहरा देखा था, सफेद रंग के कुत्ते जैसा। वो डायन थी जिसने मुझे कुत्ता बना दिया था। और अब मैं घबराया हुआ, मुझे लगा घर जाकर बताना चाहिए अपने भाई को, किसी दोस्त को, मुझे किसी को बताना होगा, तभी तो मैं बच पाऊंगा। मैं भागा अपने घर की तरफ और रास्ते में मोहल्ले के वो फरिश्ते, वो कुत्ते अब फरिश्ते जैसे महसूस नहीं हो रहे थे, जो वो मेरे पीछे भागे गुर्राते हुए। मैं पुचकारना चाहता था, बोलना चाहता था, लेकिन भौंक ही रहा था। मैं तो कुत्ता बन गया। वो आवारा कुत्ता जो हमारे मोहल्ले में आता है, वो उसे काटने की कोशिश करते हैं, तो वो मुझे भी काटने की कोशिश करेंगे। मेरा दिमाग 1 मिनट में चला था। जो मैं भागा वहां गलियों में इधर उधर 4 पैरों पर। मेरी रफ्तार, क्या रफ्तार थी मेरी, लेकिन मेरा दिमाग वो कुत्तों जैसा नहीं था। इसके बाद मैंने जल्दी से एक बड़ी दीवार पर छलांग लगाई और दीवार से होता हुआ एक पेड़ से एक छत पर चढ़ गया। आम कुत्ते ये नहीं कर सकते, मैं कर चुका था। मैं उस छत पर था और वो कुत्ते नीचे भौंके जा रहे, भौंके जा रहे। तब उस घर का मालिक, वो बूढ़ा आदमी, बड़ा सा डंडा लेकर बाहर निकला। उसने वो डंडा घुमाया और सभी कुत्तों को वहां से भगा दिया। और छत पर बैठा मैं रोता जा रहा था, क्या करूं, घर कैसे जाऊं इनसे बच के। उसके बाद सभी कुत्तों को उसने दाईं तरफ से भगाया था और घर जाने का रास्ता बाईं तरफ से भी था। लेकिन छत से छलांग कैसे लगाऊंगा? मैं छत के एक तरफ निकलकर बाहर छलांग लगाने की सोच रहा। ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पीछे वो रेत की ढेरी जिसके ऊपर छलांग लगा दी आराम से। ये गद्दे जैसे पांव थे, पंजे। और मैं सीधा भागा घर की तरफ। ना इधर देखा ना उधर देखा। रास्ते में लोग मुझसे डर रहे जो रात को सैर करने के लिए निकले थे। जैसे ही घर के गेट के पास पहुंचा, अब गेट कोई कुत्ता खोल नहीं सकता, मैं भी खोल नहीं पा रहा था, लेकिन बाहर से माँ, पिताजी, भाई, भाई बाहर निकल, मैं ये कहना चाहता था, लेकिन भौंकने की आवाज़ें निकल रही थी। एक कुत्ते के मुंह से भौंकने की आवाज़ें ही तो निकलती हैं, इंसानी आवाज़ें थोड़े ना निकलती हैं। बस मैं भौंकता गया और मेरा भाई निकला था। हमेशा की तरह जब मेरा भाई निकला, मैं पूंछ हिलाना चाहता था। मुझे नहीं पता पूंछ कैसे हिलानी है। मैं बस खड़ा होकर उसे बताना चाहता था, ये मैं हूँ हिमांशु, लेकिन बता नहीं पाया। जो उसने घुमाकर वो बड़ा पत्थर मारा मेरे सर पे, मेरे सर पर दर्द हो रहा था। और उसने जैसे ही दूसरा पत्थर उठाना चाहा, मैं भागा वहां से। वो मुझे नहीं पहचान रहा होगा। आखिर एक सफ़ेद कुत्ते को वो गले से थोड़े ना लगाएगा, मारेगा ही, जैसा वो हमेशा करता है। कुत्तों से नफरत करता है वो। बचपन में उसे एक कुत्ते ने काटा था, तब से किसी कुत्ते से प्यार नहीं करता। हर कुत्ते को गुस्से की नज़र से देखता है। मुझे भी गुस्से की नज़र से देख रहा था। भागा मैं वहाँ से आगे वाले प्लॉट में। जैसे ही आगे वाले प्लॉट में मैं पहुँच गया, सामने देखा मैंने, वो क्रॉस लगा हुआ था। आगे एक बूढ़ी औरत वो दिया जला रही थी छिपते छिपते। उसे तो ये पता तक नहीं होगा ये छोटे मोटे जादू टोने कुछ नहीं, जो डायन करती है ना, वो कितना बड़ा जादू है। वो रात बहुत भयानक रात थी। मैं एक कुत्ते के रूप में आ चुका था। उसके बाद मैंने अपना गुस्सा वहाँ पड़ी हर जादू वाली चीज़ पर दिखाया था। जिसने भी वो जादू टोना किया था, वहाँ मैंने बिखेर कर रख दिया। वो जो बूढ़ी औरत दिया जलाने आई थी, उसका दिया आधर में ही छोड़ दिया। वो तो अपने कपड़े बचाती हुई भागी थी। दोनों टांगों पर एक एक दांत गड़ाया था मैंने, ताकि यहाँ जादू टोना बंद हो। बस अब मैं सोच रहा था दोबारा इंसान कैसे बनूंगा, बन भी पाऊंगा या हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाऊंगा। उस रात बस मैं सोचता रहा। उसके बाद मैंने वहाँ घूमते हुए अपने भाई को देखा था, अपने पिता को देखा था, मेरी माँ भी। कई ऐसे थे जो हमारे पड़ोसी थे, वो वहाँ घूम रहे, ढूंढ रहे थे मुझे कि मैं कहाँ हूँ। मेरे पिता भी वहाँ मायूस थे और मैं भागता हो उनके पास गया था कि पिताजी मेरी मदद कीजिए।
लेकिन उन्होंने पत्थर मारकर मुझे दूर भगा दिया था। मैं बचने के लिए हर चीज़ करना चाहता था लेकिन बच ही नहीं सकता था। वहाँ मेरे कई दोस्त थे जो कुत्तों से प्यार किया करते थे। एक ऐसा ही मेरा दोस्त जब वो पीछे वाले उस इलाके में ग्राउंड में मुझे ढूंढने के लिए शायद गया हुआ आवाज़ें लगा रहा। मैं पूंछ हिलाता हुआ उसके पास पहुंचा। मुझे नहीं पता कैसे मेरी पूंछ हिलने लगी थी। जब मैंने उसे देखा मेरी पूंछ हिलने लगी थी। मैं उसके करीब गया, वो मुझे सहलाने लगा था। उसके बाद मैं भौंकने लगा और उसने मुझ पर गुस्सा दिखाया। वो कह रहा था कि मैं भौंक क्यों रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे सहलाता गया और आवाज़ें लगाता गया, जबकि मैं हल्की हल्की आवाज़ में भौंक कर कह रहा था कि ये मैं हूँ हिमांशु। लेकिन शब्द सही मुंह से निकल ही नहीं रहे और उसे कुछ पता चल ही नहीं रहा। मैं चाहता था मेरे किसी एक दोस्त को ज़रा शक हो जाए कि मैं हूँ हिमांशु, लेकिन कैसे? मेरा हर दोस्त भूतों की फिल्में तो देखता है लेकिन ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करता। फिर मेरा दोस्त भी मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरे पास कुछ नहीं बचा था। रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया और ऐसा ही हाल मेरे घर वालों का भी होगा। वहाँ कई घंटे मैं ऐसे ही रहा था। उसके बाद कुत्तों का झुंड सामने से मुझे दिख गया। मुझे लगा अब मैं मरा। ग्राउंड में किस तरफ भागूंगा, वो तो घेर लेंगे चारों तरफ से। वो मेरे पीछे भागने लगे और मैं आगे आगे। एक कोने में उन्होंने मुझे घूर लिया और मुझे तो कुत्तों से बचना भी नहीं आता। मुझे तो इतना पता है कुत्तों को डंडों से मारा जाता है, लेकिन मेरे तो पंजे थे। उसके बाद एक कुत्ता मुझे काटने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मुझे सूंघा, जैसे एक पल के लिए वो रुक गया। पहले वो गुर्रा रहा था, फिर उसने गुर्राना बंद किया और पूंछ हिलाने लगा। बाकी कुत्तों ने भी जब मुझे सूंघा तो उसके बाद वो गुर्रा नहीं रहे थे, बल्कि जैसे पूंछ हिला रहे थे। तब मेरी सांस में सांस आई थी। मुझे तो लगा था सभी मुझे काट कर मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरीर की वो दुर्गंध मेरे शरीर से अभी वैसी ही आ रही थी। शायद वो पहचान गए। इंसानों में वो छठी इंद्री नहीं होती, लेकिन कुत्तों में छठी इंद्री होती है। कुत्ते पहचान गए थे। मैं उन्हें बहुत खाना खिलाया करता था। कुत्ते आपके लिए वफादार होते हैं, चाहे आप इंसान बने रहें या कुत्ते ही क्यों न बन जाएं। आधी रात को मैंने उस लड़के को ग्राउंड में आते हुए देखा था। अब पूरा झुंड था मेरे पास जो मेरी बात मानता था। अगर मैं किसी पर हमला करूं तो वो भी हमला करेंगे। वो लड़का जैसे ही ग्राउंड में मैंने देखा, उसके पास एक झोला था। वो झोले में कोई सामान यहाँ गिराने के लिए आया था। आगे जाकर झाड़ियों में वो राख बाहर की तरफ गिराने लगा। ऐसे ही गिरा रहा था जैसे छिप रहा हो, और मैं कुत्तों के साथ ही उस पर टूट पड़ा। चारों तरफ से घेर लिया था कुत्तों ने, और मैं जब उसे काटने की कोशिश कर रहा, बाकी कुत्ते भी, लेकिन उसके पास मोटा वाला डंडा था। घुमा घुमा कर 2 कुत्तों को दिया। पूरे झुंड वाले कुत्ते वहां से खिसक लिए। जैसे ही उसने मुझे देखा वो हंसने लगा था। आजा आजा, काट, तेरा मैं सर खोल दूंगा। देख, हम किसी को मारते नहीं। अगर तू काटेगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। खिसक ले यहाँ से। अगर तूने काटने की कोशिश की, तेरा सर फाड़ दूंगा मैं। उसके बाद मैं उसको कह रहा मुझे ठीक कर दो, लेकिन भौंकने की आवाज़ें। उसने घुमा कर डंडा मेरे कान के पास से गुजारा था। मैं बच गया, लेकिन वहाँ से भागा मैं। अब मैं ये भी जानता था कि सीधे तौर पर भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्या करूँ? पीछे से छिपकर एक बार काट लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा उससे क्या होगा? मुझे खुद को बदलना है। कैसे बदल सकता हूँ? फिर मेरे दिमाग में अचानक वो ख्याल आया। मर्तबान में वो कुत्ता, छोटी सी गुड़िया जैसा, वो मेरी उसने शरीर से टच किया था। उसके बाद ये हुआ। हो सकता है दोबारा उसे छूने के बाद मैं ठीक हो जाऊं। ये जादू की विद्या है। डायन का जादू शायद इसी तरह से काम करता हो। उसी ने इसीलिए संभाल कर उस कुत्ते को मर्तबान में ऊपर रख दिया था। मुझे घर में घुसना होगा, लेकिन इतने चालाक इंसानों से कैसे बचूंगा? कैसे लगाऊंगा वो दिमाग? अगले दिन अपने मोहल्ले में मैं घूमता रहा था। मोहल्ले के कई लोगों को देखा था। उसके बाद पुलिस भी वहां पर आई थी। मेरे लापता होने की खबर वहां फैल चुकी थी। मैं छिप छिप कर सुन रहा था। कुत्ता होने का एक फ़ायदा है, कहीं भी छिप कर पहुँच जाओ, कोई आपको मारता नहीं। आप भौंकेंगे नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। पूंछ हिला दो, सामने वाले को लगता है यह प्यार कर रहा है।
ऐसे घूमते घूमते पूरा दिन गुजार दिया था। और वहाँ कचरे के बीच से पुरानी ब्रेड, वो एक बड़े से मर्तबान में पड़ा हुआ दूध जो कुत्तों के लिए डाला जाता है, वो चाट चाट कर पूरा दिन गुजारा था मैंने। भूख ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन कुत्तों का हाल क्या होता है अब समझ पा रहा था मैं। लेकिन वो कुत्ते वफादार थे, उन्होंने लड़ाई नहीं की मेरे साथ। मैं जितना खाना चाहता वो खाने देते थे। जब शाम का वक्त हुआ मुझे लगा यही मौका है, बस यही मौका है। जैसे ही वो दोनों भाई बाहर निकले थे, मैं उसी बड़े से प्लॉट के पीछे छिपा हुआ था। दोनों भाई बाहर की तरफ गए सामान लेकर, पीछे ही वो औरत निकलकर उस तरफ जाने लगी। तभी मुझे मौका लगा घर के अंदर जाने का। गेट फांद कर मैं अंदर पहुंचा। सामने वाला दरवाज़ा, उस पर लगा हुआ ताला। मैं मायूस हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगा? मैं चारों तरफ घूमा और पीछे बाथरूम की खिड़की खुली। अब हर कोई ऐसा करता है ताकि स्मेल अंदर ना रहे, लेकिन कुत्ता इसका फ़ायदा उठा सकता है, किसी ने सोचा तक नहीं होगा। जल्दी से मैं बाथरूम की उस खिड़की से अंदर पहुंच गया था और बाथरूम का वो दरवाज़ा खोलकर जैसे ही मैं बाहर वाले बरामदे में पहुंचा, वो एक अलमारी के ऊपर रखा मर्तबान। मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, छलांग लगाकर भी उसे नीचे नहीं पहुंचा सकता था। कांच का वो मर्तबान, लेकिन वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें बाकी कमरों में पड़ी हुई, मैं क्या बताऊं। डायन के कपड़े अजीबो गरीब, बड़ी सी छड़ी, बड़ी सी टोपी, एक जगह उसने बड़ा सा जैसे बर्तन रखा हुआ, उसमें काढ़ा बनाया हुआ हरे रंग का, ऐसी चीज़ें वहाँ, खोपड़ियाँ, कई जानवरों के अंग बिखरे पड़े थे। बदबू ही बदबू थी। कैसे रहते हैं यहाँ पर मुझे कुछ नहीं पता। वहाँ सोने के गहने, कई पैसे बिखरे पड़े थे, वो जादू से लोगों को लूटते होंगे। और वहाँ मैंने देखा एक स्टूल पड़ा था। घसीटते हुए स्टूल मैं वहाँ पर ले आया। तभी आवाज़ आई सामने गेट खुलने की। मैं स्टूल पर चढ़ा, छलांग लगाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, वहाँ कुछ हो नहीं पाया मुझसे। मैं उस मर्तबान को गिरा नहीं पाया। अब मुझे लगा क्या करूँ। बाहर वाला दरवाज़ा खोला ही जा रहा था, अभी ताला खोल रही होगी वो औरत। मैंने स्टूल के ऊपर से जो बड़ी वाली छलांग लगाई, पंजे दीवार पर फंसा के दूसरी छलांग, और मर्तबान सीधा नीचे गिर गया था। पूरी अलमारी हिला दी थी मैंने, और नीचे गिरते ही वो कांच टूटा। कुत्ता बाहर था। जैसे ही कुत्ते को मैंने पंजे से छुआ, मेरा शरीर इंसानी बन गया। फिर से मैं इंसान बन गया था, लेकिन शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उस दिन भी जब मैं कुत्ता बना था, कपड़े तो यही रह गए थे। अब भी बिना कपड़ों के मैं बाहर जाऊंगा तो क्या होगा? मैं बस चुपचाप दीवार के पीछे छिप गया। जैसे ही पूरा परिवार अंदर आया, वो इधर उधर देखने लगे। उसके बाद वो उस कमरे में गए। वहाँ मर्तबान पड़ा देख वो जैसे चीखने लगे थे, और मैंने कुंडी खोली। दरवाज़ा खोलकर बाहर वाला गेट मैंने खोल दिया और भागा मैं घर की तरफ। वो दोनों मेरे पीछे भागे थे, और एक कुत्ता वही वाला मेरे पीछे। जैसे ही मैं अपने घर के करीब, फरिश्ते मौजूद थे वहाँ पर। मोहल्ले के कुत्ते जो उस पर टूट पड़े, ऐसे टूटे कि आज छोड़ने वाले नहीं। उसका भाई भी कुत्ता बनकर वहाँ आया था। लेकिन मोहल्ले के आवारा कुत्ते और एक पालतू कुत्ते में फ़र्क होता है, और वो भी पालतू कुत्ता घर का कोई इंसान जो कुत्ते के रूप में आया हो। आवारा कुत्तों से मुकाबला नहीं कर सकता। पूंछ भी एक की काट दी थी, जैसे पीछे से अलग कर दी थी। अब ये किस अंग की पूंछ बनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन वो दोनों चाऊं चाऊं करते भागे, और मैं बिना कपड़ों के सीधा घर। जैसे ही मेरे पिता ने मुझे इस रूप में देखा, वो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। उसके बाद मेरे पिता ने मुझे गले से नहीं लगाया जैसा कि मैंने सोचा था। उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुंह काला करके आया है ये, कहाँ से आया है? पिट कर आया है, किसी लड़की के चक्कर में है ना, बिना कपड़ों के भागा है ना। मेरी बात वो समझ ही नहीं रहे थे। मुझे पीटते जा रहे, माँ भी पीटती जा रही, और मेरा भाई पीछे बैठा सेब खा रहा, मज़े ले रहा। जब पीट पीट कर मेरा दुम्बा बना दिया, उसके बाद उनको मुझ पर तरस आया, और मैं उन्हें कहने लगा, पिताजी मेरी बात तो सुनिए। फिर मैंने शुरू से बात बताई। उन्होंने मुझे फिर से पीटना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये सच है। वो मान नहीं रहे। मैं
अब उन्हें कहता जा रहा था, ये सच है पिताजी, वो एक डायन है। मेरी आंखों पर मेरा भाई भरोसा करता था। झूठ बोलता हूँ तो उसे पता चल जाता है, सच बोलता हूँ वो समझ जाता है। मेरे भाई ने मेरा साथ दिया था, जिस पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता था, आज उसने मेरा साथ दिया था। मेरी माँ को भी यकीन दिला दिया और अंत में मेरे पिता को मानना ही पड़ा। तभी आसपास के घर वाले हमने पकड़े थे। उसके बाद वो भीड़ गई थी उस औरत के घर और वो सामान समेट रहे। जैसे ही वो भीड़ उनके घर के अंदर गई, दोनों भाई जैसे फटे कपड़े पहनकर वो रो रहे, शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा। कुत्तों ने काटा था। अब मोहल्ले वाले भी इस बात पर यकीन कर चुके थे। घर में पड़ी वो हड्डियां, जादू टोने का सामान, इतनी सारी चीज़ें थी वहाँ, सब मान गए कि वो एक डायन है। वहाँ औरतों ने जो पकड़कर उसे पीटा, और वो लड़कों को पीटने की ज़रूरत ही नहीं थी। पुलिस को वो बुलाना चाहते थे, लेकिन पुलिस वाले इस बात पर यकीन करते ही नहीं। सबको पता था, कौन मानेगा कि मुझे कुत्ता बना दिया था। मैं गायब नहीं हुआ था, किडनैप नहीं किया था, मुझे कुत्ता बनाया था। लेकिन मेरे पिता ने एक दिमाग वाला काम किया था। मेरे पिता ने कहा, तुम कहना मुझे किडनैप किया था। और किडनैप किसने किया था? इस औरत ने। मैंने वैसा कह दिया। पुलिस वालों को बुलाया गया और मोहल्ले वाले भी कह रहे कि इनकी बात सही लगती है। इसके बाद उस औरत पर भी इल्ज़ाम लगे थे और बेटों को भी सज़ा हुई थी। इस तरह वो घर से निकाले जा चुके थे। जो किराए का मकान वो यहाँ लेकर रह रहे थे, उसके बाद वो कहाँ गए कोई नहीं जानता, ना हम जानना चाहते थे। लेकिन मेरे पिता ये पता लगाते रहे, वापस नहीं आने चाहिए वो। ऐसे लोग बदला लेने के लिए आते हैं, लेकिन 1 साल हो चुका है, बदला लेने कोई नहीं आया। एक डायन से अजीबो गरीब मुकाबले की एक कहानी है दोस्तों। कैसे मैं बच पाया था, और अगर उस दिन मैंने दिमाग ना लगाया होता, आज भी किसी गली में घूम रहा होता, शायद किसी बर्तन में दूध चाट रहा होता। मेरी इस कहानी पर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जबकि किसी नए को जब मैं ये कहानी सुनाता हूँ वो यकीन नहीं करता, इसे एक काल्पनिक कहानी मानता है। लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। हमारी इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर यकीन किया नहीं जा सकता। अलग अलग तरह के जादू मौजूद हैं। जब सामना होता है तब समझ में आता है। मैं आशा करूँगा मेरी कहानी से आप कुछ सीख पाए। डायनें बड़ी कमाल की होती हैं और उनकी शक्तियाँ उससे भी ज़्यादा कमाल की, और हमें उससे भी ज़्यादा कमाल दिखाना पड़ता है उससे बचने के लिए। मैं तो बच गया, आप भी अपना ख्याल रखिए। हो सकता है आपके उस इलाके में भी कोई ना कोई डायन रहती हो।